Evolution of classification system of angiosperms and overview. प्लांट्स नेचर में प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में एनवायरनमेंट का एक एसेंशियल फैक्टर है। इसलिए प्लांट को आइडेंटिफाई करना और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस के बारे में जानना हमारे लिए, आप सबके लिए अति आवश्यक है। प्लांट्स को आसानी से पहचानने और याद रखने के लिए पूर्व में हमारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने प्लांट्स का नामकरण किया एवं उन्हें एक निश्चित क्रम में लिटरेचर में ऑर्गेनाइज करके रखा और इसी क्रमानुसार नामों की व्यवस्था को वर्गीकरण कहा गया। शुरुआती दौर में प्लांट्स के नामों को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया और इस प्रकार से अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए क्लासिफिकेशन को एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहा गया। इसके बाद धीरे धीरे हमें प्लांट्स के महत्व, उनके यूजेस की जानकारी हुई और उसके साथ ही हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके यूजेस और कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया, जिसे कि रीजनल क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। और ये रीजनल क्लासिफिकेशन कई कैटेगरीज में डेवलप हुए, जैसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, भोपाल, मध्य प्रदेश। मैं आज आपको इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म का एक ओवरव्यू बताने जा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, इसकी जानकारी मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको दूंगी। इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में चर्चा करने के लिए हमें ये बिंदु निर्धारित करने होंगे: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। Introduction. Classification is the significant aspect of taxonomy. Plant taxonomy was started as Fogg taxonomy. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि प्लांट्स को जानना, आइडेंटिफाई करना और उनको याद रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्लांट्स हमारी लाइफ का एक एसेंशियल फैक्टर है। उनके बिना हमारी लाइफ संभव है ही नहीं। तो प्लांट्स को जानने, पहचानने, याद रखने के लिए हमें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। एक वर्गीकृत स्थिति उनकी निर्धारित करनी पड़ती है ताकि हम आसानी से उस जगह से उस प्लांट को पहचान सकें। तो वर्गीकरण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले हमारे यहाँ फॉग आदिम जनजातियों ने ही शुरू कर दी थी, पौधों को उनकी उपयोगिता के आधार पर। जैसे कि बहुत सारे पौधे मेडिसिनल वैल्यू रखते थे, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग में लाए जाते थे। कुछ पौधे वेजिटेबल्स के रूप में यूज होते थे, कुछ पौधे मसालों के रूप में यूज होते थे, कुछ पौधे घरों के निर्माण में यूज होते थे। तो इस प्रकार पौधों के विभिन्न तरह के उपयोग थे। कुछ पौधे जानवरों को चारा खिलाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो पौधों की उपयोगिता के आधार पर हमारे आदिम जनजातियों ने पौधों का वर्गीकरण करना शुरू किया, जो आप कभी इथनोबॉटनी में भी पढ़ने को आपको मिलता है। तो वास्तव में क्लासिफिकेशन की शुरुआत फॉग सोसाइटी के द्वारा ही शुरू हो गई थी। दुनिया में करीब 4 लाख प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनमें से 2,86,000 प्लांट स्पीशीज फ्लावरिंग प्लांट्स की ही हैं। प्रिमिटिव मैन, आदिम काल में लोगों ने इन प्लांट्स को एक खास तरह से अरेंज करना
की शुरुआत की। जैसा कि मैंने भी बताया कि प्लांट्स की उपयोगिता के आधार पर यानी उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन शुरू किया गया। Definition. Classification is the production of logical system of categories, each containing any number of organisms, which allows easier reference to its components. तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की परिभाषा क्या होगी कि वर्गीकरण सिस्टम, वर्गीकरण प्रणाली जो है एक नियम आधारित व्यवस्था है जिसमें किसी भी प्लांट स्पीशीज का इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस प्लांट स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अन्य प्लांट्स के बीच में उसकी पोजीशन निर्धारित देखने को मिल सकती है। तो वर्गीकरण एक बहुत ही एसेंशियल फिनोमिना है, एसेंशियल अरेंजमेंट है जो कि प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। It is useful for the identification of any plant species which are occurring in the environment. Evolution of classification system of angiosperm को समझने के लिए यहाँ पर हमने उसको टाइप्स में क्लासिफाई करके स्लाइड में रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यह वह क्लासिफिकेशन है जिसमें कि प्लांट्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीधा रख दिया गया है, इनमें कैरेक्टर्स का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, यानी प्लांट्स के कैरेक्टर्स को महत्व नहीं दिया गया है, केवल नामों को महत्व दिया गया है। फिर अगला स्टेप, जब लोग प्लांट्स का उपयोग करना जानने लगे, उनकी यूटिलिटीज पहचानने लगे, दैनिक जीवन में उनको यूज करने लगे, तो रीजनल क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले रीजनल क्लासिफिकेशन से प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन आया, यानी व्यवहारिक उपयोग में आने वाले पौधों को कैटेगराइज करना। फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया, मीन्स कुछ खास लक्षणों के आधार पर वर्गों में विभाजित करना। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम का मतलब था कि पौधों के समस्त प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी कैटेगरीज को निर्धारित किया गया, उनकी कैटेगरीज डिसाइड की गई। फिर आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम यह बताता है कि कौन से प्लांट पुराने हैं, कौन से प्लांट न्यू एडवांस्ड हैं और इनके एंसेस्टर्स कौन है, किस तरह से इनकी आपस में एक आनुवंशिक रिलेशनशिप है, फाइलोजेनी इनकी रिलेटेड है एक दूसरे से, इसको प्रदर्शित करता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम की शुरुआत डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद हुई। तो यहाँ पर दो दिशाएं शुरू हुई, दो तरह के थॉट्स लोगों के बीच में डेवलप हुए, एंग्लेरियन थॉट्स एंड रैनेलियन थॉट्स। फिर रैनेलियन थॉट्स की भी दो कैटेगरीज हो गई, ओल्डर कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो हम आगे आपको बताएंगे। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद अगला स्टेप और आ गया क्या, एपीजी कॉन्सेप्ट, यानी एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप का क्लासिफिकेशन, जो हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। अब ये है स्लाइड आपको शो कर रही है डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। पिछली साइड में भी मैंने आपको काफी कुछ बताया। तो डेवलपमेंटल फेजेस में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन आया, फिर रीजनल क्लासिफिकेशन आया। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि प्लांट्स को उनके नेम के आधार पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की प्रक्रिया। फिर आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन का मतलब है कारण बताते हुए उनकी उपयोगिता है या उनके कैरेक्टर हैं या उनके कुछ खास विशेष गुण हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसको रीजनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज में है, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक साथ दो कैटेगरीज डेवलप हुई, एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन और रैनेलियन क्लासिफिकेशन। रैनेलियन क्लासिफिकेशन के आगे फिर एपीजी सिस्टम क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। इसको एपीजी सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का के सम्मिलित प्रयास के द्वारा यह सिस्टम डेवलप किया गया है।
टाइप्स ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन क्या है? नेम ऑफ द प्लांट स्पीशीज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देयर वाज नो कैरेक्टर इनटू कंसीडरेशन। यानी प्लांट स्पीशीज के नामों को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया और इसमें प्लांट्स के किसी भी कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है। Regional classification. These plant species were placed together on the basis of some natural characters which may link them. तो यहाँ पर पौधों को उन कुछ खास नेचुरल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई करके अरेंज करके रखा गया है, जिसे कि रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप रीजन देते हो, इस रीजन से हम इन प्लांट्स को इस ग्रुप में रखते हैं, जैसे कि वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाले या अन्य कोई कैटेगरी, मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है, कोई भी एक बेसिक कैरेक्टर को लेकर के प्लांट्स की ग्रुपिंग की गई है, तो इसको हम कहते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। अब अगले स्टेप में आते हैं हम, रीजनल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रीजनल क्लासिफिकेशन पहले भी मैंने बताया कि ये कितने स्टेप में डेवलप हुए। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, और फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी कई कैटेगरीज में डिवाइड हुए, जैसे एंग्लेरियन ग्रुप ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, रैनेलियन ग्रुप ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, देन लास्ट में लेटेस्ट जो डेवलप हो रहा है वो है एपीजी सिस्टम। Practical classification. It is based on properties of plants, particularly to their use to human races. ह्यूमन रेसेस के जीवन शैली में उपयोग में आने वाले पौधों को उनके उपयोग के प्रकार के आधार पर क्लासिफाई किया गया, जैसे कि ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, फ्यूल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वुड एंड टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो इस तरह से यूजेस के आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहा गया। इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन से अब हम प्लांट्स की उपयोगिता के आधार पर पौधों को ढूंढ सकते हैं, पर एग्जैक्ट किसी प्लांट स्पीशीज को आसानी से पहचान नहीं सकते, यानी आइडेंटिफिकेशन इसके द्वारा क्लियर नहीं हो पाता। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जब लोगों को प्रैक्टिकली यूज ऑफ प्लांट्स के बारे में समझ आई, ये समझ में आया कि पौधे कितने ज्यादा उपयोगी हैं मनुष्य के लिए, तो उनका ध्यान प्लांट्स के नेचर और कैरेक्टर की तरफ भी गया। तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स के नेचर में देखा कि कुछ पौधे सॉफ्ट होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, कुछ श्रब लाइक होते हैं, कुछ ट्री लाइक होते हैं। तो फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में वैज्ञानिकों ने पौधों को उनकी हैबिट के आधार पर क्लासिफाई करना शुरू किया। प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन or the most few characters. It is structured for the convenience using early observed phenotypic characters. It is based on hypothetical relationship. Identification may be difficult, may not group together plants most alike in their hereditary constitution. तो हैबिट के आधार पर जब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया तो जो प्लांट्स एक ही ग्रुप में थे, यानी हर्बेशियस ग्रुप में हैं, तो उनकी हेरिडिटी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती थी। कई बार सेम हेरिडिटी वाले प्लांट्स अपनी हैबिट के कारण अलग अलग ग्रुप में रखे गए थे, स्थापित कर दिए गए थे। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यूजफुल नहीं था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जनक थे थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट 370 से 215 बीसी के बीच में रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट फिलोसफर हैं। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट्स के आधार पर, इन्होंने प्लांट्स को उनकी हैबिट के आधार पर क्लासिफाई किया, हर्ब, श्रब, ट्री और अंडरश्रब के रूप में। तो थियोफ्रास्ट वास्तव में वनस्पति शास्त्र के विज्ञान के जनक थे। ये एक बेहतरीन फिलोसफर थे, अपने ज़माने में बहुत इनकी मान्यता थी। ये आज की डेट में आप सबके लिए ग्रैंडफादर ऑफ बॉटनी की तरह है। फिर थियोफ्रास्ट के साथ ही ये हमने दूसरा पिक आपको यहाँ पर लीनियस का दिया है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की शुरुआत थियोफ्रास्ट ने की थी,
तो अंत जो आखिरी सीढ़ी थे, आखिरी स्टेप थे, वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का लिनियस थे, कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स पर स्टडी की, उनके फ्लावर्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बताया कि ये सेक्स ऑर्गन्स का प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके द्वारा हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं ये बहुत ही यूजफुल कैरेक्टर है। इसके द्वारा प्लांट्स का कैटेगराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसके साथ ही ये फोटोग्राफ है गैस्पर्ड बॉहिन का। गैस्पर्ड बॉहिन भी आर्टिफिशियल परंपरा के ही साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन दिया था, शुरुआत की थी, और इन्हीं की शुरुआत के बाद आगे लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स निर्धारित किए और उसको पब्लिश किया। ये साइंटिस्ट हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो क्रमानुसार इसमें देख रहे हैं स्लाइड में आप, जैसे थियोफ्रास्ट। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 500 स्पीशीज का वर्णन है। प्लिनी, इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखा। अल्बर्ट मैग्नस, इन्होंने डी वेजिटेबलिस लिखा। ऑटो ब्रोनफेल्स, जेरोम बॉक, एंड्रिया सीजलपिनी, इन्होंने डी प्लांटिसिन लिखा। कीन बाउहिन, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम यूनिवर्सलिस दिया। गैस्पर्ड बॉहिन, इन्होंने पेनाक्स में पब्लिश किया। जॉन रे, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा। जोसेफ पिक्टन डी टॉनफोर्ट, इन्होंने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। और सबसे लास्ट में 1707 से 1778 के बीच में कैरोलस लिनियस का काल था। तो कैरोलस लिनियस ने इन सब के ओपिनियंस को समझने के बाद उन्होंने और स्टडी की प्लांट्स के बारे में, उनके फ्लोरल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव फीचर्स की स्टडी की, और उन्होंने पाया कि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके आधार पर प्लांट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। तो उन्होंने सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर, यानी स्टैमेल्स के आधार पर, गायनीशियम के आधार पर क्लासिफिकेशन करके करीब 24 क्लासेस बनाए, जिनमें से 22 क्लासेस जो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं और 2 क्लासेस जो हैं क्रिप्टोगैम्स की हैं। तो इस प्रकार सेक्स ऑर्गन्स को फोकस करते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके द्वारा हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और इन्होंने फिलोसोफिया बोटेनिका पब्लिश की जिसमें 67 नेचुरल ऑर्डर्स और 24 क्लासेस हैं। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले ये सारे वैज्ञानिक हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की शुरुआत थियोफ्रास्ट ने की थी। उन्होंने प्लांट्स को उनकी हैबिट के आधार पर क्लासिफाई किया था और इनको फॉलो करते हुए आगे प्लिनी बाकी अन्य वैज्ञानिकों ने किया। और लास्ट फाइनल एडवांसमेंट जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का था वो था कैरोलस लिनियस का। और कैरोलस लिनियस ने एक बहुत बड़े लाइन इंडिकेट की थी लोगों को क्लासिफिकेशन के लिए, इसलिए इनको मॉडर्न बॉटनी का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से लिनियस को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान पौधों के फ्लावर्स पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर फोकस किया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से जैसा आपको समझ में आ रहा है कि इसमें पौधों के सभी प्राकृतिक लक्षणों पर जोर दिया गया है। तो जब लिनियस ने बताया कि प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं क्लासिफिकेशन में, प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन आसानी से इनकी हेल्प से किया जा सकता है, तो लोगों का ध्यान प्लांट्स के अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर भी गया। तो इस तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की चरम सीमा के बाद अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई जिसमें प्लांट्स के सभी नेचुरल कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नेचुरल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। This system is based not only on the characters of reproductive organs and structural relationship, but all the other important characters are also taken into consideration, and plants are classified according to their related characters. Scientists of natural classification system. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में किन किन साइंटिस्ट ने अपने क्लासिफिकेशन दिए, उनमें सबसे पहला नाम आता है माइकल एडमसन।
माइकल एडल्सन ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। इसमें उन्होंने प्लांट्स के अधिकतम नेचुरल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया, और इस तरह से एडल्सन के द्वारा ऑब्जर्व किए गए कैरेक्टर्स जो हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में उपयोग में लाए गए, जिसके कारण इनको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का जन्मदाता भी कहते हैं, जिससे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को एडल्सोनियन टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फिर एडल्सन के बाद JBP लैमार्क, एंटोनी डी जूसियो, जोसेफ डी जूसियो, बेर्नार्ड डी जूसियो, एंटोनी लॉरेंट डी जूसियो, APD कैंडोले, SL एंडलीकर, ATB ब्रॉग्नियार्ट और जॉर्ज बेंथम एंड सर JD हुकर का नाम आता है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का अंतिम चरम बिंदु लीनियर्स के वर्गीकरण पर समाप्त हुआ था, उसी तरह से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो चरम सीमा थी, पराकाष्ठा थी, वो जॉर्ज बेंथम एंड सर JD हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में थी। सर JD हुकर या बेंथम एंड हुकर ये रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने प्लांट्स के अधिकतम नेचुरल कैरेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन किया, उनको रजिस्टर किया उन कैरेक्टर्स को, और इस प्रकार उन्होंने करीब 97,207 स्पीशीज आइडेंटिफाई की, जिनको 202 ऑर्डर जो वर्तमान में फैमिली के नाम से जाने जाते हैं उसके अंतर्गत रखा गया। तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की विशेषता थी कि पौधों के नेचुरल प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित था, लेकिन प्राकृतिक लक्षणों का चयन करते हुए भी वर्गीकरण में प्लांट्स को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया गया था कि वो कहीं ना कहीं अपनी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर भी प्रकाश डालते थे, यानी नेचुरल कैरेक्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे की रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, जो कि आज के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से भी मैच करता है, मेल खाता है। इस स्लाइड में जॉर्ज बेंथम और सर जोसेफ डॉल्टन हुकर के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ये रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू में सर जोसेफ डॉल्टन हुकर डायरेक्टर थे और उनके एसोसिएट थे जॉर्ज बेंथम। इन दोनों ने ही मिलकर नेचुरल क्लासिफिकेशन को बहुत ही विस्तार से डिटेल्ड में प्रस्तुत किया, जो कि आज भी हमारे प्रैक्टिकल यूज में फील्ड में उपयोग में लाया जाता है। इनके क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के सभी नेचुरल कैरेक्टर्स जैसे रूट, लीफ, स्टेम, उनके टाइप्स, वेराइटीज, उनके साइज, शेप, मार्जिन, लीफ है जैसे तो लीफ का साइज, शेप, मार्जिन, वेनेशन पैटर्न, स्टेम है तो स्टेम का मोनोकॉट, डाइकॉट कैरेक्टर, एनाटॉमिकल फीचर, और फ्लावर्स है तो फ्लावर के सारे फीचर्स जैसे फ्लावर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एक्नोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, पॉलीमेरस, ओलिगोमेरस, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, जितने भी पौधे के प्लांट बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर, उन सब के कैरेक्टर्स को उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया और उसके बाद एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया, जिसमें कि करीब 97,207 स्पीशीज का वर्णन मिलता है, और इन स्पीशीज को हम आसानी से बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की हेल्प से फील्ड में आज भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होने के बावजूद भी फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को फॉलो करता है। इनके क्लासिफिकेशन में डाइकॉट को पहले रखा गया है, मोनोकॉट को बाद में रखा गया है। इनके क्लासिफिकेशन में पॉलीपेटेली को पहले रखा गया है, गैमापेटेली को बाद में रखा गया है, सुपीरियर ओवरी को पहले रखा गया है, इंफीरियर ओवरी को बाद में रखा गया है, इंसेक्ट पॉलिनेशन को पहले रखा गया है, विंड पॉलिनेशन एक्टिविटीज को बाद में रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मोनोकॉट में भी उन्होंने इसी तरह से मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद में रखा है, और लिलियल्स को मोनोकॉट में पहले रखा है इन्होंने, साइटना है, और जबकि ग्रामिनी और पोएसी को सबसे
बाद में रखा है। तो इस तरह से इनकी जो क्लासिफिकेशन में ऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरीज हैं, वो नेचुरल होते हुए, नेचुरल कैरेक्टर्स पर आधारित होते हुए, पौधों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर आधारित होने के बावजूद भी फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को फॉलो करती है। इसलिए यह नेचुरल क्लासिफिकेशन आज भी हमारे लिए फील्ड में बहुत उपयोगी होता है। इनके क्लासिफिकेशन में अधिक से अधिक प्लांट स्पीशीज के अधिक से अधिक कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि हमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यह सब बहुत पुराना नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज भी डेवलप किए जाने वाले नए फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स के लिए बेस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको आज भी जो रिसेंट मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट हैं, वो सबसे पहले बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को बेस पे रखते हुए आगे के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो ये आप सबके लिए भी फील्ड में बहुत उपयोगी क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ये वह सिस्टम है जो कि प्लांट्स के अरेंजमेंट के द्वारा ही ये शो करता है कि इनमें से कौन से प्लांट प्रिमिटिव हैं, कौन से प्लांट एडवांस हैं, कौन से प्लांट एंसेस्टर है, कौन से प्लांट इनकी ऑफस्प्रिंग्स है। तो इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनकी एंसेस्ट्री को भी जाहिर करने वाले वर्गीकरण प्रणाली को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। Phylogenetic system was developed after publication of Darwinian theory of evolution. It classifies plants according to their evolutionary and genetic relationship. It enables us to find out the ancestors or derivatives of any taxon. All present phylogenetic systems are formed by the combination of characters and phylogenetic evidences. तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स अरेंज किए गए हैं, उनके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज, उनके हेरिडिटी के रिलेशनशिप को भी शो करती है। और हेरिडिटी रिलेशनशिप को शो करते हुए जो क्लासिफिकेशन कैटेगरीज निर्धारित की गई, वो उन प्लांट्स के विकास की श्रृंखला या विकास की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में है, एग्लेरियन क्लासिफिकेशन एंड रैनेलियन क्लासिफिकेशन। तो ये कैसे डेवलप हुई? डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के पब्लिकेशन के बाद टेक्सोनॉमिस्ट की दो स्कूल्स यानी दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कह रहा था कि ऐसे प्लांट्स जो दुनिया में आए हैं जिनके फ्लावर्स बहुत सिंपल होते हैं, रिड्यूस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, करीब नेकेड होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वो प्रिमिटिव हैं। और उनसे ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होता गया, फ्लावर बड़ा होता गया, फ्लोरल पार्ट्स की संख्या बढ़ती गई, अट्रैक्शन बढ़ता गया फ्लावर में, और इंसेक्ट पॉलिनेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर जो वर्गीकरण किया गया उसे एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। और सेम उसी समय पर एक दूसरा ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट डेवलप हुआ, जिन्होंने ये माना कि इस प्रकृति में जो सबसे पहले फ्लावर आए हैं, एंजियोस्पर्म आए हैं, उनके फ्लावर बहुत बड़े, लार्ज थे, शोई थे, पॉलीमेरस से बहुत सारे अंगों से मिलकर बने हुए थे, और उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता था। तो एक ग्रुप बन गया एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन का, दूसरा बन गया रैनेलियन क्लासिफिकेशन का। कंसेप्ट ऑफ एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन। एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन की क्या अवधारणा थी? एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन के अनुसार इवोल्यूशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन यह मानता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, फ्लावर्स में जो इवोल्यूशन हुआ है वो क्रमशः सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हुआ है। यानी जो सिंपलेस्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर था वो प्रिमिटिव था, जो कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो एडवांस है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स वेयर स्मॉल
naked, oligomerous, unisexual, and wind pollinated. During evolution, flowers have become complex, polymerous, and insect pollinated. तो एंग्लेरियन कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स नेकेड होते थे, या फ्यू पॉटेड होते थे, ओलिगोमेरस होते थे, जिसमें या तो एक ही स्टेमन हो सकता है या एक ही कार्पल हो सकता है, उसमें सेपल्स और पेटल्स नहीं हो सकते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है तो उनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन होगा। तो नेकेड ओलिगोमेरस यूनिसेक्सुअल विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स को उन्होंने प्रिमिटिव माना, यानी ऐसे एंजियोस्पर्म्स जो इतने सिंपलेस्ट फ्लावर बियर करते हैं वो प्रिमिटिव हो सकते हैं। तो इस आधार पर उनका फोकस अमेंटिफेरी जैसे प्लांट्स है। अमेंटिफेरी एक ऑर्डर है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनके फ्लावर्स स्पाइक में अरेंज होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स अधिक हो सकते हैं स्पाइक में, लेकिन उसके फ्लोरल ऑर्गन्स उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, नेकेड भी हो सकते हैं और इनमें विंड पॉलिनेशन होता है। तो अमेंटिफेरस टेक्सा को एंग्लेरियन कंसेप्ट प्रिमिटिव मानता है, जबकि रैनेलियन कंसेप्ट क्या करता है, रैनल्स ऑर्डर के रैनल्स मैग्नोलियंस ग्रुप के प्लांट्स को प्रिमिटिव मानता है, जहां पर फ्लावर बड़े होते हैं, पॉलीमोरस होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जिसमें कि इन्होंने अमेंटिफेरी ग्रुप के पौधों को, जिसमें कि मंजरी जैसा स्पाइक नुमा इन्फ्लोरेसेंस होता था, उन्हें इन्होंने प्रिमिटिव माना है। और अगर इस दृष्टिकोण को ध्यान में दिया जाए तो उनका ये कहना था कि ये एंजियोस्पर्म्स वास्तव में जिम्नोस्पर्म के नीटल्स लाइक एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। नीटल्स जिम्नोस्पर्म का ऐसा ग्रुप है जिनके स्ट्रोबिलस यूनिसेक्सुअल होते थे, यानी मेल स्ट्रोबिलस अलग होता था और फीमेल स्ट्रोबिलस अलग होता था। और इन स्ट्रोबिलस में जो ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स है, वो कैसे हैं, स्पाइक के रूप में अरेंज होते थे, एक स्पाइक अरेंजमेंट होता था। तो इस तरह की परिकल्पना हाइपोथेसिस दी गई कि ऐसे पौधे, ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो कि स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस बियर करते हैं, जिनके फ्लावर नेकेड होते हैं, वो प्रिमिटिव हो सकते हैं और उनसे ग्रेजुअली एडवांस जो नए कॉम्प्लेक्स फ्लावर वाले प्लांट्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। जो वर्तमान आप डाइकोटिलीडस, रैनल्स वगैरह को उन्होंने बाद में आया हुआ बताया, एमेंटिफेरस टेक्सा को उन्होंने पहले आया हुआ बताया, और ये बताया कि एमेंटिफेरस टेक्सा जो है ये जिम्नोस्पर्म के नीटल्स जैसे ग्रुप से संबंधित है, उनसे लिंक्ड है, उनका एवोल्यूशन नीटल्स लाइक प्लांट से, नीटल्स लाइक जिम्नोस्पर्म से हुआ है। फिर ड्यूरिंग इवोल्यूशन फ्लावर्स हैव बिकम कॉम्प्लेक्स, पॉलीमोरस एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड। और ये बताया कि इवोल्यूशन के दौरान जो फ्लावर है वो कैसा होता गया, ग्रेजुअली बड़ा होता गया, नंबर ऑफ ऑर्गन्स बढ़ गए, उसके पार्ट्स बढ़ गए, अट्रैक्शन भी बढ़ा, उसमें फ्रेग्रेंस भी आई, कलर भी आया, और इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड लार्ज शोई फ्लावर्स का डेवलपमेंट हुआ जिसमें कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होता था। तो विंड पॉलिनेशन को प्रिमिटिव माना, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एडवांस माना, यूनिसेक्सुअलिटी को प्रिमिटिव माना, बाइसेक्सुअलिटी को एडवांस माना, नेकेड फ्लावर को प्रिमिटिव माना और पेरियंथ युक्त फ्लावर्स को उन्होंने एडवांस माना। किसने, एंग्लेरियन कंसेप्ट वाले सभी वैज्ञानिकों ने। तो ये थी एंग्लेरियन विचारधारा। Some examples of primitive character bearing plant species in Anglerian concept. ये स्लाइड एमेंटिफेरी ऑर्डर की फैमिली सेलिकेसी के जीनस सेलिक्स एल्बा के फोटोग्राफ्स को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर सेलिक्स एल्बा का ट्री है। तो हम ये देखते हैं कि ये सेलिकेसी फैमिली में ट्री हैबिट दिखाई दे रही है प्लांट्स की, और साथ ही में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस है, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है और ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। ये इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक लाइक दिख रहा है, जिसे यहाँ पर कैटकिन या मंजरी भी कहते हैं, कैटकिन अपीयरेंस। कैटकिन में भी एक एक्सेस होता है और एक्सेस पर सेसाइल फ्लावर्स, ब्रैक्टिएट सेसाइल फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे हुए होते हैं। कैटकिन अक्सर पेंडेंट या झूलती हुई होती है, तो झूलते हुए इनके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं।
इसलिए इसको कैटकिन कहा जाता है। स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, जब ये पेंडेंट झूलता हुआ हो तो इसको कैटकिन कहा जाता है। तो ये सेलिकेसी फैमिली में हम देखते हैं कि कैटकिन बेयरिंग इन्फ्लोरेसेंस है। फीमेल फ्लावर एक एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज है, बहुत सारे फीमेल फ्लावर हैं। इसी तरह से मेल फ्लावर भी एक एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज है, बहुत सारे मेल फ्लावर्स हैं। ये नेकेड हैं, ब्रैक्टिएट हैं, सेसाइल हैं, और ये अपने एक्सिस ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है झूलता हुआ होता है, पेंडेंट होता है, इसलिए इसको कैटकिन कहते हैं। और कैटकिन को दूसरे शब्दों में एमेंटम भी कहते हैं। एमेंटम मीन्स कैटकिन। इसलिए एक एंगलर एंड प्रेंटल ने या एंगलेरियन कंसेप्ट में देखा गया कि ऐसे सभी पौधे जिनमें अमेंटम लाइक इन्फ्लोरेसेंस था, कैटकिन बेयरिंग इन्फ्लोरेसेंस था, उन्हें अमेंटिफेरी ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया। तो अमेंटिफेरी ऑर्डर के अंतर्गत कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, जैसे सेलिकेसी फैमिली, कैज्यूराइनेसी फैमिली, फैगेसी फैमिली, बेट्यूलेसी फैमिली, जगलंडेसी फैमिली। तो ये सारी फैमिलीज जो है अमेंटिफेरी के अंतर्गत आती है, जिनमें अमेंटम लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। उनमें से सेलिकेसी फैमिली भी एक फैमिली है, जिसका मेंबर सेलिक्स एल्बा, जिसके फ्लावर वाइट होते हैं, एल्बा कहा जाता है, जिनमें की वाइटनेस पाई जाती है, वाइट फ्लावर हो या मैच्योरिटी पर। यहाँ पर आपको पूरा ट्री वाइट सा दिखाई दे रहा है इन्फ्लोरेसेंस की वजह से। तो इस तरह के जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को अमेंटिफेरी के अंतर्गत रखा गया है और इनको प्रिमिटिव माना गया है। एंग्लेरियन कंसेप्ट में एमेंटम बेयरिंग प्लांट जिनमें यूनिसेक्सुअल नेकेड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स इंडेफिनिट नंबर में लगे हुए होते थे, उनको प्रिमिटिव माना गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है सैलिक्स। इसके अलावा कैज्यूराइना इक्विसिटिफोलिया, ये ऑर्डर अमेंटिफेरी की फैमिली कैज्यूराइनेसी का मेंबर है। कैज्यूराइना को झाऊ प्लांट के ट्री के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, आप के बॉटेनिकल गार्डन में या आपके कॉलेज कैंपस वगैरह में भी जनरली कॉमनली लगाया जाता है। तो कैज्यूराइना में भी हम देखते हैं कि इनकी इन्फ्लोरेसेंस दो अलग अलग स्पाइक में प्रेजेंट है। जैसे ये फीमेल स्पाइक में है, ये जिम्नोस्पर्म के कोन से सिमिलरिटी शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये मेल स्पाइक है, मेल स्पाइक भी जो है जिम्नोस्पर्म के मेल कोन से सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो है, और इसकी कैज्यूराइना के जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक लीव्स होती हैं, स्टेम इनका ग्रीन हो जाता है, ब्रांचेस ग्रीन हो जाती हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये इक्विसीटम और इफिड्रा से काफी कुछ मिलता जुलता इसका अपीयरेंस दिखाई देता है। तो कैज्यूराइना में जो एमेंटम लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसके कारण इसको ऑर्डर अमेंटिफेरी के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही इसमें हम देखते हैं कि ट्री हैबिट भी पाई जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एंग्लेरियन कंसेप्ट में डाइकोटिलीडन्स में प्रिमिटिव ऑर्डर के रूप में अमेंटिफेरी को रखा गया, उसके इन्फ्लोरेसेंस अमेंटम लाइक इन्फ्लोरेसेंस के कारण। और इसमें प्लांट्स में ट्री हैबिट पाई जाती है, ट्री लाइक प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये एंग्लेरियन कंसेप्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एंगलर एंड प्रेंटल के जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। साइंटिस्ट ऑफ एंग्लेरियन स्कूल, सर अलेक्जेंडर ब्राउन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी पर काफी अध्ययन किया था और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के पब्लिकेशन के बाद इन्होंने एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट प्लांट्स के लिए दिया। इनकी विचारधारा के अनुसार ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें कि कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो नेकेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, वो प्रिमिटिव फ्लावर्स हैं। यानी इस प्रकार के फ्लावर्स को बेयर करने वाले एंजियोस्पर्म प्रिमिटिव होते हैं। इस विचारधारा को उन्होंने पब्लिश किया, प्रस्तुत किया, जिसको बाद में आगे चल करके ईगलर ने फॉलो किया और एंगलर ने फॉलो किया। और एंगलर ने प्रेंटल के साथ मिलकर के एक वास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम अपना पब्लिश किया, जो एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से प्रचलित हुआ। तो
एक्चुअली अलेक्जेंडर ब्राउन एंग्लेरियन विचारधारा के साइंटिस्ट थे। एंग्लेरियन विचारधारा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ये एंग्लेरियन कंसेप्ट के फाउंडर थे और इनको फॉलो करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे इक्लर थे, एंगलर एंड प्रेंटल थे, रेंडल थे। इस प्रकार ये एंग्लेरियन विचारधारा आगे बढ़ी। साइंटिस्ट ऑफ एंग्लेरियन स्कूल, अलेक्जेंडर ब्राउन 1958, ये एंग्लेरियन विचारधारा के फाउंडर थे। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि ऐसे प्लांट्स जिनमें कि यूनिसेक्सुअल, नेकेड, विंड पॉलिनेटेड, कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज रहने वाले फ्लावर्स पाए जाते हैं, वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक एंग्लेरियन विचारधारा की नींव रखी, जिसको आगे फॉलो करने वाले थे A.W. इक्लर, H.G. Adolf Engler, Malcolm Sprague, Hampshire Thomas, Haslop Harrison, A.B. Randall, Richard von Wettstein, August A. Pulley, and B. Hayata. Concept of Rannellian classification. Evolution directed towards complex to simple form. Angiosperms which bear large, showy, polymerous, bisexual flowers are more primitive. Insect pollination is primitive, and during evolution, flowers gradually reduced, became small, oligomerous, unisexual, naked, and wind pollinated. तो रानेलियन क्लासिफिकेशन किस कंसेप्ट पर आधारित है? रानेलियन क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जो इवोल्यूशन है प्लांट्स में, फ्लावर्स में इवोल्यूशन है, वो एक रिडक्शन सीरीज में हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म। ग्रेजुअली एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फ्लावर जो है वो रिड्यूस होता गया और छोटा होता गया। तो रेनेलियन कंसेप्ट ये मानता है कि ऐसे एंजियोस्पर्म्स इनके फ्लावर लार्ज, शोई, अट्रैक्टिव, पॉलीमेरस, बहुत सारे अंगों से मिलकर बने हुए थे और उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता था, वो प्रिमिटिव थे। और ग्रेजुअली इवोल्यूशन के दौरान उनमें रिडक्शन हुआ, नंबर ऑफ पेरियंथ की संख्या घटी, यानी सेपल्स और पेटल्स की संख्या घटी, नंबर ऑफ स्टेमस रिड्यूस हुए, नंबर ऑफ कार्पल्स रिड्यूस हुए और नंबर ऑफ ओव्यूल्स रिड्यूस हुए। इस प्रकार रिडक्शन सीरीज में जो आगे चलकर सबसे एडवांस फ्लावर आया वो कॉम्परेटिवली बहुत छोटा था, स्मॉल था, नेकेड भी हो सकता था, जिसमें पेरियंथ नहीं थे, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता था, और विंड पॉलिनेशन होता था। तो रैनेलियन कंसेप्ट के अनुसार अगर आप कमल के फूल की कल्पना करें, इजिली आपने देखा होगा, तो कमल का फूल जो है एक प्रिमिटिव फ्लावर है, प्रिमिटिव कैरेक्टर को लिए हुए है, जिसमें कि एनॉर्मस नंबर ऑफ पेरियंथ होते हैं, बाहर के सेपेलॉइड पेरियंथ होते हैं, अंदर के पेटोलॉइड पेरियंथ होते हैं, स्टेमन्स भी लीफी स्टेमन्स होते हैं, इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स, इंडेफिनिट नंबर ऑफ कार्पल्स, एपोकार्पस कंडीशन होती है। तो इस और सारे ऑर्गन्स आपस में फ्री होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं प्रिमिटिवनेस के कैरेक्टर हैं, जो कि आप इजीली फील्ड में कमल के फूल में दे सकते हैं। कमल जो कि एक निम्फेसी फैमिली का मेंबर है, जिसे आप नीलंबो भी कहते हैं। और अगर आप कमल की बात करें तो हमारे वैदिक साहित्य में भी कमल को आदि पुष्प कहा गया। आदि पुष्प मतलब प्रिमिटिव फ्लावर। तो वैदिक बुक किताबों में भी आप पढ़ेंगे तो उसको आदि पुष्प कहा गया है। साइंटिफिकली भी वो प्रूव हुआ कि वो एक प्रिमिटिव फ्लावर है, और उससे उस तरह के फ्लावर से ग्रेजुअली धीरे धीरे रिड्यूस जो नए फ्लावर हैं, एडवांस फ्लावर है, स्मॉल फ्लावर्स का डेवलपमेंट हुआ, जो बाद में यूनिसेक्सुअल हो गए। तो इस प्रकार से रानेलियन कंसेप्ट कहता है कि पौधों में फ्लावर्स के इवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म की तरफ है, जबकि एंग्लेरियन कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्लावर का इवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुआ है। तो एंग्लेरियन क्लासिफिकेशन, एंग्लेरियन थॉट्स ये कहते हैं कि दुनिया में जो एमेंटिफेरी ग्रुप था, जिसमें कि नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, स्पाइक में अरेंज होते थे, जिनमें विंड पॉलिनेशन होता था, उसके प्लांट्स जो है वो क्या है, प्रिमिटिव है। रानेलियन कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर रानेल्स ऑर्डर के जो प्लांट्स हैं, जैसे मैग्नोलिएसी फैमिली, रैननकुलेसी फैमिली, जहाँ पर इंडेफिनिट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं,
फ्री होते हैं, फ्लावर लार्ज शोई होते हैं जैसे निम्फेसी फैमिली, तो इनको इन्होंने प्रिमिटिव माना है। ये बेसिक डिफरेंस है रेनेलियन और एंग्लेरियन थॉट्स में। Some examples of primitive characters bearing plant species in Rannellian concept. Order Magnolias, family Magnoliaceae. तो यह स्लाइड आपको रैनेलियन कंसेप्ट में किस प्रकार के प्लांट्स को प्रिमिटिव माना गया है उसके एग्जाम्पल को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स दिया गया है वो मैग्नोलिया की स्पीशीज का ट्री हैबिट शो किया गया है। मैग्नोलिया के प्लांट ट्री हैबिट शो करते हैं और यहाँ पर ये मैग्नोलिया का फ्लावर है, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि मैग्नोलिया के फ्लावर में तीन नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं मल्टीपल वर्ल में लगे हुए दिखाई देते हैं, कई वर्ल में लगे हुए होते हैं। इसका थैलेमस डोम शेप्ड लंबा सिलिंड्रिकल होता है जिसमें कई पेटल्स होते हैं, कई बाहर की तरफ पेरियंथ होते हैं और बीच में आप इस सेंट्रल में देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडेफिनिट स्टेमस दिखाई दे रहे हैं और ये सारे स्टेमस एक थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज है और डेंसली क्राउडेड है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, और स्टेमस कैसे हैं, ये चौड़े चपटे लीफी अपीयरेंस शो कर रहे हैं, यानी इनको आप माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। लीफी स्ट्रक्चर के रूप में इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई हैं। फिर सेंट्रल में बीचों बीच में आप देख रहे हैं ये वास्तव में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पल हैं। जो कार्पल, ये कार्पल भी चौड़े पार्शियली ओपन कॉन्डुप्लिकेट कार्पल होते हैं जो कि एपोकार्पस कंडीशन शो करते हैं, फ्री होते हैं। नंबर ऑफ कार्पल्स बहुत सारे होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं थैलेमस पर। तो ये सारे कैरेक्टर जो रैनेलियन थॉट्स है प्रिमिटिव कैरेक्टर के रूप में कंसीडर करता है। कैसे कि जिसमें थैलेमस लंबा सिलिंड्रिकल डोम शेप्ड हो, इंडेफिनिट नंबर ऑफ पेरियंथ प्रेजेंट हो, इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमन्स पाए जाते हो, इंडेफिनिट नंबर ऑफ कार्पल्स हो और सभी ऑर्गन्स फ्री हो, यानी जो पॉलीपेटेली कंडीशन हो, पॉलीएंड्रस कंडीशन हो और एपोकार्पस कंडीशन हो। तो इन कैरेक्टर्स को रैनेलियन कंसेप्ट प्रिमिटिव मानता है जो कि मैग्नोलिया में देखने को मिला। अब यहाँ पर जो रैनेलियन कंसेप्ट है उसके अनुसार रानेल्स मैग्नोलियल्स ग्रुप को प्रिमिटिव माना गया है। अब रानेल्स मैग्नोलियल्स ग्रुप में हम देखते हैं कि जो मैग्नोलियल्स ग्रुप है यानी ऑर्डर मैग्नोलियल्स ग्रुप की फैमिलीज हैं वो वुडी नेचर शो करती हैं। जो रानेल्स ग्रुप है वो हर्बेशियस नेचर शो करती हैं। तो इस तरह से रानेल्स मैग्नोलियल्स ग्रुप में हमने वुडी और हर्बेशियस दोनों प्रकार के पौधों को देखा है, यानी प्लांट स्पीशीज इसमें कुछ हर्बेशियस हैबिट भी शो करती हैं और कुछ वुडी हैबिट भी शो करती हैं। फिर भी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के आधार पर वुडी हैबिट को प्रिमिटिव माना गया है और हर्बेशियस हैबिट को एडवांस माना गया है, यानी बाद में आई हुई। तो रानेल्स मैग्नोलियल्स ग्रुप में भी ट्री लाइक हैबिट पहले आई है और उनके बाद हर्बेशियस हैबिट वाले प्लांट्स आए हैं। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है ये रानेलियन कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है कि रानेल्स ने रानेलियन कॉन्सेप्ट किस प्रकार के फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को प्रिमिटिव मानता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसको मैंने कई बार अपने स्लाइड्स में बताया कि निम्फेसी फैमिली, ये रानेल्स ऑर्डर की फैमिली है जिसका एग्जाम्पल है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा यानी कमल, ये पिंक कलर के भी पाए जाते हैं, व्हाइट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि फ्लावर का शोई है, लार्ज है, कलरफुल है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है और इसमें नंबर ऑफ पेरियंथ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, नंबर ऑफ स्टेमन्स बहुत सारे हैं और बीच में थैलेमस के बीचों बीच में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्पल्स भी कई हैं। ये है व्हाइट कलर का निलंबो न्यूसीफेरा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें स्पष्ट खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये पेरियंथ है, इसके व्हाइट पेरियंथ पेटेलॉइड पेरियंथ है। नीचे की तरफ कुछ ग्रीनिश व्हाइट पेरियंथ होंगे जो सेफेलॉइड पेरियंथ कहे जाएंगे। ये सारे जो पेरियंथ हैं ये थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज्ड है। इसके साथ ही पेरियंथ के बाद नेक्स्ट वर्ल है यहाँ स्टेमन्स की एक वर्ल आपको लीफी स्टेमन्स की दिखाई दे रही है जिसमें कि ऊपर की तरफ एंथर लगे हुए हैं और फिर बीचों बीच में आप देखते हैं कि इसमें कार्पल का अरेंजमेंट है। कार्पल भी थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज है, एपोकार्पस है एक दूसरे से दूर दूर फ्री अरेंज्ड है।
तो इस प्रकार निम्फेसी फैमिली भी जो है वो रानेलियन कंसेप्ट को के में दिए गए प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है। इसलिए निम्फेसी फैमिली को भी हम एक प्रिमिटिव फैमिली के रूप में जानते हैं। तो रानेलियन कंसेप्ट के अनुसार किस प्रकार के फ्लावर्स को प्रिमिटिव माना गया है, ये यहाँ इस चित्र के द्वारा मैं बताना चाह रही हूँ। निश्चित ये लार्ज शोई फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इंडेफिनिट नंबर ऑफ पेरियंथ हैं, और इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ग्रेजुअली जब इवोल्यूशन हुआ तो फ्लावर का साइज छोटा होता गया, नंबर ऑफ पेरियंथ रिड्यूस होते गए, घटते गए, लास्ट में 5 और 5 से भी बहुत कम रह गए। कुछ फ्लावर्स फाइनली जो हाईली एडवांस फ्लावर थे वो नेकेड फ्लावर के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ग्रेजुअली जो है फूल का क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, साइज में भी, नंबर ऑफ ऑर्गन्स में भी, और उनके डिफरेंट पार्ट्स के नेचर में भी। यानी गैमोपिटेली की कंडीशन आती गई, स्टेमन्स आपस में जुड़ते गए, कार्पल आपस में जुड़ते गए, सिनकार्पी की कंडीशन आती गई, सिलेंडरस कंडीशन आती गई। तो ग्रेजुअली फ्लावर क्या हुआ, रानेलियन कंसेप्ट के अनुसार सिंपल से रिड्यूस हुआ है, न साइज उसका रिड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्गन रिड्यूस हुए हैं, लेकिन शारीरिक रचना में जटिलता आई है। यानी जो फ्री पेटल्स थे वो आपस में जुड़ गए हैं, फ्री स्टैमेन से वो आपस में जुड़ने लगे, रिड्यूस भी हुए नंबर में, फ्री कार्पल्स थे वो भी आपस में जुड़ने लगे, नंबर में रिड्यूस भी हुए। तो इस प्रकार के चेंजेस इसमें इवोल्यूशन के दौरान आते गए। इनको डिटेल में आप अपने अलग टॉपिक्स में आप पढ़ सकते हैं, जब हम आपको कार्पल इवोल्यूशन, फ्लावर इवोल्यूशन वगैरह बताएंगे। रानेलियन सिद्धांत की शुरुआत करने वाले थे चार्ल्स एडविन बेसे। चार्ल्स एडविन बेसे ने इस कॉन्सेप्ट को बेस बना करके अपने 28 प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किए हैं, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल प्रस्तुत किए हैं। उनके आधार पर उन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है। फिर चार्ल्स एडविन बेसे को ही फॉलो करते हुए जॉन हटचिंसन, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसे के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और उनके प्रिंसिपल्स को कंप्रेस करके 24 प्रिंसिपल्स के रूप में, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स के रूप में पब्लिश किया, और उनके आधार पर ही इन्होंने अपना वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया। इनके हचिंसन के क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही छोटा सा वीक पॉइंट था कि शुरू में ही उन्होंने प्लांट्स को हैबिट के आधार पर क्लासिफाई कर दिया था, हर्बेसी और लिग्नोसी में। डायकॉट्स को उन्होंने हर्बेसी और लिग्नोसी में क्लासिफाइड कर दिया था, जो कि एक हैबिट थी, हर्बेशियस हैबिट और वुडी हैबिट। तो हैबिट के आधार पर जो प्लांट्स थे वो सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट भी दो अलग अलग सीरीज में चले गए थे, दो अलग अलग भागों में बढ़ गए थे, जिसके कारण इनका क्लासिफिकेशन काफी सॉलिड प्रिंसिपल्स को रखते हुए भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। साइंटिस्ट ऑफ रानेलियन स्कूल, रानेलियन ग्रुप के, रानेलियन विचारधारा के जो वैज्ञानिक थे वो चार्ल्स एडविन बेसे, जिन्होंने सबसे पहले रानेलियन विचारधारा को प्रस्तुत किया था। फिर हैंस हेलियर, जॉन हटचिंसन, ओसवाल्ड टिप्पो, कार्ल मैज, जी गंडरसन एंड लाइमन बेंसन। Modern or comprehensive classification. Modern comprehensive classification were based on Ranelian concept. These classifications were developed on the basis of data analysis obtained from various fields of botany, example morphology, anatomy, cytology, phytochemistry, molecular taxonomy, embryology, serum taxonomy, numerical taxonomy. तो आप मॉडर्न ट्रेंड्स जब आप अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं और एमएससी में भी पढ़ते हैं, तो उसके उन ट्रेंड्स को कलेक्ट करके उनके डेटा एनालिसिस के बेसिस पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, और ये क्लासिफिकेशन भी रानेलियन थॉट्स पर ही आधारित था। तो रानेलियन क्लासिफिकेशन का ही ये मॉडर्न वर्जन था, इसलिए इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा गया। कॉम्प्रहेंसिव इसलिए कहा गया क्योंकि इसके विभिन्न फील्ड से वास्ट कैरेक्टर्स इकट्ठे किए गए और उसके आधार पर बहुत ही शार्प क्लासिफिकेशन डेवलप किया, बहुत एक्यूरेट क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, इसलिए इसको मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन कहा गया। और ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी डेवलप किया जा सका कि अब तक हमारे पास
बहुत तरह के साइंटिफिक टूल्स टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी थी जिनकी हेल्प से प्लांट का एनालिसिस शुरू हो गया था, जैसे कि फाइटोकेमिकल एनालिसिस, सीरम टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर एनालिसिस। तो ये सब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके डेवलपमेंट के कारण, कंप्यूटर के डेवलपमेंट के कारण जो एनालिटिकल डाटा तैयार किया गया वो काफ़ी कुछ एप्रोप्रिएट था प्लांट्स की फाइलोजेनी को प्रस्तुत करने में। साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ रनेलियन कंसेप्ट, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर्मन तख्तजान है और साथ में कॉर्नक्विस्ट हैं। इन दोनों के क्लासिफिकेशन एक ही समय में विकसित हुए थे और ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलते जुलते क्लासिफिकेशन है। आर्मन तख्तजान जो रशियन साइंटिस्ट हैं, ऑथर कॉर्नक्विस्ट जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनके अलावा मॉडर्न कंसेप्ट देने वाले जो आर्मन एल तख्तजान, ऑथर कॉर्नक्विस्ट के साथ साथ रॉबर्ट थॉर्ने, रोल्फ डलग्रीन और जी.एल. स्टेबिंस भी थे, जिन्होंने की कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया। अब इन सारे सिस्टम्स के बाद एक नई श्रृंखला शुरू हुई जब हमारे यहाँ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गई, जहाँ पर डीएनए सीक्वेंसिंग की फिनोमिना अडॉप्ट की गई। तो मॉलिक्यूलर एनालिसिस के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने एपीजी सिस्टम डेवलप किया। तो सबसे पहले एपीजी सिस्टम 1998 में शुरू हुआ, फर्स्ट उसका वर्जन, फिर सेकेंड वर्जन 2003 में शुरू हुआ, थर्ड वर्जन 2009 में आया और फोर्थ वर्जन 2016 में आया। इसको एपीजी क्यों कहते हैं? एपीजी मीन्स एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, यानी यह सिस्टम जो है किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों के सहयोग से सम्मिलित प्रयास से ये डेवलप किया गया, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने विभिन्न अलग अलग प्लांट स्पीशीज की मॉलिक्यूलर स्टडी की, उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग की और सबके द्वारा दिए गए डेटा को कलेक्ट करके फिर डेटा एनालिसिस किया गया और एक नया मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया गया जिसे एपीजी सिस्टम कहते हैं। APG4 system, it is based on modern molecular taxonomy. Modern molecular taxonomy जैसा कि आप समझ रहे हैं कि डीएनए की स्टडी करना, डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर फाइलोजेनी को निर्धारित करना, डीएनए लिंकिंग करना, इसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो अधिक शार्प, एक्यूरेट फाइलोजेनी को प्रस्तुत करता है। पब्लिश्ड ऑन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फोर्थ एपीजी सिस्टम 24 मार्च 2016 को पब्लिश हुआ है। ये करीब 26 से लेकर 29 साइंटिस्ट के आपस में मिलकर के और जो कि 5 कंट्रीज को बिलोंग करते थे, उनके अथक प्रयासों के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया है। ये सिस्टम कहीं ना कहीं लीनियन सिस्टम को फॉलो करता है, लीनियन सिस्टम को महत्व देता है। इस क्लासिफिकेशन में 24 ऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे लिनियस ने 67 ऑर्डर्स इंक्लूड किए थे और इसमें 416 फैमिलीज हैं, 416 फैमिलीज हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। इतना सब सुनने के बाद आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है। किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, याद रखने के लिए उसका वर्गीकरण करना हमें आवश्यक होता है। इन जनरल भी अगर आप भीड़ में बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों को या उस ग्रुप के लोगों को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या तो उनकी हाइट के आधार पर या उनके कलर के आधार पर, ड्रेस मटेरियल के आधार पर, किसी भी तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्लांट्स की एक बड़ी तादाद को, एक बड़ी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया और उस कैटेगरी से उन प्लांट्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सका। तो ये एक बहुत ही सीधा साधा महत्व है क्लासिफिकेशन का। ये क्लासिफिकेशन जो है आपको रिसर्च में हेल्पफुल होता है, आपको प्लांट्स को ढूंढने में हेल्पफुल होता है। क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारा डेटा एक बहुत ही समराइज फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में मिल जाता है, जिससे कि आप इस वर्ल्ड के विभिन्न फ्लोरा, विभिन्न प्लांट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। The significance of the results of the process of classification lies in the nature of the hierarchical system developed. तो इस क्लासिफिकेशन का महत्व इस बात पर भी डिपेंड करता है
कि आपने किस प्रकार की हायरार्की डिसाइड की है, किस प्रकार से हायरार्किकल कैटेगरीज को निर्धारित किया है। यह बात भी जो है इसके क्लासिफिकेशन के महत्व को निर्धारित करती है। क्लासिफिकेशन इज अ डिवाइस फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल. Classification also serve for the identification. It reflects the evolutionary relationship. आजकल जो phylogenetic classification है वो पौधों के विकास की प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करते हैं. Classification is summarizing the predictivity of the plant species. यानी classification जो है नई आने वाली plant species के लिए भी जगह निर्धारित करता है, उनके भविष्य को भी predict कर सकता है classification. Conclusion. At present, the classification of plant kingdom continues to be modified as a new information becomes available. In recent years, data from paleobotany, biochemistry, ultrastructure using scanning and transmission electron microscopy is available. Current plant classification systems are labors and insights of many workers throughout the centuries. जो वर्तमान में क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के परिश्रम, श्रम, उनके प्रयासों, उनके साइंटिफिक वर्क के सम्मिलित होने पर तैयार हुआ है. Theophrast wrote about the classification of 500 plant species. Linnaeus diagnosed 6,000 species. Bentham and Hooker presented 97,207 species under the 202 orders. Hutchinson 418 families. Dahlgren recognized 438 families of angiosperm, and modern APG system recognizes 64 orders and 416 families. तो इस प्रकार आप निष्कर्ष में समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन सतत मॉडिफाई होता जाएगा क्योंकि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ नई स्पीशीज के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और पुरानी स्पीशीज के लुप्त होने की भी संभावनाएं होती हैं. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की कैटेगरी में नई स्पीशीज ऐड हो सकती हैं, पुरानी स्पीशीज तो उनको हटाया नहीं जाएगा, वो उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज के रूप में ही रखा जाएगा, लेकिन सतत नई उत्पन्न होने वाली स्पीशीज के लिए एक नई पोजीशन निर्धारित की जाएगी, जिसके कारण क्लासिफिकेशन सिस्टम कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, सतत वो नया रूप लेता रहेगा. वर्तमान परिस्थितियों में आप देखते हैं कि पर्यावरण में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा है. मनुष्य के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज बहुत, जितना फास्ट ह्यूमन एक्टिविटी होंगी उतना फास्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ेगा, एनवायरनमेंट में उतनी जल्दी फ्लक्चुएशन होगा, जितना फास्ट फ्लक्चुएशन होगा उतना ही नया एडॉप्टेशन होगा प्लांट्स में, और उस एडॉप्टेशन के कारण नए नए प्लांट स्पीशीज का जन्म भी होगा. तो जितना फास्ट इवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी का होता है उतना ही फास्ट ओरिजिन नई प्लांट स्पीशीज की संभावना रहती है, जिसके कारण आपके क्लासिफिकेशन में हर 2-4 साल 5 साल में एक नया परिवर्तन, नई स्पीशीज ऐड हो सकती है, नई कैटेगरी भी आपको बनानी पड़ सकती है. इस तरह की संभावनाएं पैदा होती हैं. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा प्रेडिक्टिव होता है, वो नई स्पीशीज के लिए जगह की दिशा बताता है और पुरानी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उनके कैरेक्टर्स को कोरिलेट करना भी सिखाता है. रेफरेंसेस में आप बहुत सारे टेक्सोनॉमी की बुक्स हैं. आप बीएससी स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ना पहले शुरू करें जो अगर आपको शुरुआत करनी है. सबसे टेक्सोनॉमी पढ़ना है तो कुछ पुरानी बुक्स आप ढूंढिए जिन पे कि आपको पुराने क्लासिफिकेशन भी मिल जाएंगे. फिर सतत आप नई बुक्स में आइए जिससे आपका एक बेस तैयार होगा. टेक्सोनॉमी का बेस तैयार होना इसलिए आवश्यक है कि अगर इन फ्यूचर आप किसी प्रकार की रिसर्च करते हैं, कोई नया वर्क, किसी आप इंडस्ट्रियल वर्क में फील्ड में भी जाते हैं, तो जब आपको बैकग्राउंड पता होगा प्लांट्स के बारे में तो आप उन प्लांट्स का बेहतर यूज कर सकेंगे, उनको सर्च कर सकेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने प्रोफेशन में उनका इस्तेमाल कर सकेंगे. तो रेफरेंसेस के रूप में यहाँ पर हमने आपको कुछ बुक्स दी हैं, जैसे टॉड एफ स्टसी, प्लांट टेक्सोनॉमी, द सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव डेटा.
and T. Pulaiya, Taxonomy of Angiosperm, V. N. Nayak, Taxonomy of Angiosperm, V. Singh and D. K. Jain, Taxonomy of Angiosperm, Dr. N. S. Subramaniam, Modern Plant Taxonomy। ये कुछ कॉमन बुक्स हैं जिनकी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जेफरी की बुक भी पढ़ सकते हैं, एंजियोस्पर्म बाय जेफरी, एंजियोस्पर्म बाय स्पोरने। इन बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे तो बहुत पुरानी बुक्स में डॉक्टर प्रीति मिश्रा एंड जी एल चोपड़ा, बहुत सारी बुक्स हैं। आप लाइब्रेरी में घुसिए, टैक्सोनॉमी एंडलेस होती है, उसमें जितना पुराना पढ़ेंगे उतना नए जानने की उत्सुकता आपको पैदा होगी। तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जो कि भविष्य में आपके लिए एक बड़ा फील्ड तैयार करेगी। चाहे आप इकोनॉमी के फील्ड में जाएं, चाहे आप एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के फील्ड में जाएं, चाहे आप रिसर्च के फील्ड में जाएं, किसी इंडस्ट्रियल फील्ड में जाएं, तो इंडस्ट्रियल फील्ड में भी आपको प्लांट्स का यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो टैक्सोनॉमी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम का आपको बेहतर नॉलेज है, तो आप जीवन के किसी भी फील्ड में प्लांट्स का बहुत बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको टैक्सोनॉमी के विकास की क्लासिफिकेशन सिस्टम के विकास की परंपरा, यहाँ पर आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स देंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, सजेशंस देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में फिर मैं उत्साहित होकर फिर कोई नई अच्छी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूँ।